से लाइव हूँ इंस्टाग्राम पे, और मैं यूट्यूब के क्वेश्चंस को लेके, कमेंट सेक्शन से क्वेश्चंस को लेके मैं फिर से अपने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के क्वेश्चन को लेके मैं फिर से उनका एक वीडियो बना रहा हूँ ऑन लाइव ऑन इंस्टाग्राम। और मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी। हम रेगुलरली IVF, इक्सी, ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट मेल एंड फीमेल का रेगुलरली करते हैं, और प्रेगनेंसी में जेनेटिक क्लिनिक भी चलाता हूं मैं, ताकि प्री प्रेगनेंसी, प्रीनेटल टेस्ट, प्री इम्प्लांटेशन टेस्ट, ये सब चीज़ें करके एक बेस्ट बच्चा अच्छा हो, वो कोशिश एक रहती है, ताकि एक अच्छे बच्चे की डिलीवरी हो। प्लीज़ गो अहेड मिस्टर। सर, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो जेल दिया जाता है प्रोजेस्टेरोन का, उसे यूज़ करने के बाद क्या क्लीन भी करना चाहिए? कई बार जो प्रोजेस्टेरोन जेल हम देते हैं, ये यूट्रस है, ये योनि है। प्रोजेस्टेरोन जेल का एक फ़ायदा एक रहता है ये कि ये एक इसमें, जैसे ये पेन है, ऐसे ही इसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें एक प्लंजर होता है, यहाँ पर दवाई होती है। ये दवाई को आप जब अंदर ले जाओगे इसको, तो इसको आप पुश करोगे तो ये दवाई यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगी। ये दवाई एक जेली है। जब आप इसको निकाल लेते हो तो ये जेली यूट्रस के मुंह पे रहती है, और ये थ्रू ब्लड यूट्रस के पास रहने के कारण वहीं प्रोजेस्टेरोन जाता है। थोड़ा सा इसकी मात्रा बाहर रिसती है। यदि ये आपको बाहर, वजाइना के बाहर, वल्वा में या आउटर पार्ट में यदि गीला करती है, तो इसको आप इजीली एक मॉइस्ट वाइप से पहुंच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डोंट गो इनसाइड। Sir, thus estradiol label give the indication of egg quality, or it is related to only M2 oocyte counts? वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। estradiol लेवल, Estradiol level give the indication of egg quality, or it is related to only M2 oocyte count? अरुंधति, Yes. बिकॉज शी आस्क्ड वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस। जब भी हम, आई लाइक योर क्वेश्चन अरुंधति, जब भी हम ये पीरियड आया, इस पीरियड के बाद में हमको जब IVF करना होता है, तो हम यहाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं रोज़। ये इंजेक्शन इसलिए लगाते हैं कि नॉर्मली यूट्रस में ओवरी जो होती है महिलाओं की, उसमें नॉर्मली एक एग निकलता है। जब ये एग बनता है इस फॉलिकल में, तो इसमें कुछ चीज़ें, सेल्स होते हैं जिसको ग्रैन्युलोसा सेल बोलते हैं। ये ईस्ट्राडियोल करके एक हार्मोन बनाते हैं बॉडी में, और ये बॉडी के सर्कुलेशन में, ब्लड में भी जाता है। ये जो ईस्ट्राडियोल है, ये ईस्ट्राडियोल इस अंडे को बढ़ने में हेल्प करता है। तो नॉर्मली 200 से 250 पिकोग्राम पर ml तक पीक पे जाता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, इसका मतलब यदि ये बन रहा है तो इसके भीतर का अंडा बन रहा है। कैसा बन रहा है आई डोंट नो, बट यदि ये बढ़ता है, इसकी जगह पे जब हम इसको मल्टीपल फॉलिकल बनाते हैं, जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो ये मल्टीपल फॉलिकल बनेगा। जब ये मल्टीपल फॉलिकल को हम इंजेक्शन से और स्टिमुलेट करेंगे तो ये फॉलिकल और बड़े बड़े हो जाएंगे। इसके भीतर एग है, ये एग इस ईस्ट्राडियोल वाले फॉलिकुलर फ्लूइड में तैर रहता है, फिर इनको हम बाहर निकाल देते हैं IVF के लिए। यहाँ जो नॉर्मल 200-250 से आया, डेफिनेटली जब अंडे ज़्यादा बनेंगे तो ये जो ईस्ट्राडियोल E2 का जो लेवल है, ये और बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो ये एक इशारा करता है कि आपके फॉलिकल की ग्रोथ अच्छी हो रही है, ना कि अंडे की, आपके फॉलिकल की ग्रोथ अच्छी हो रही है। यदि ये फॉलिकल की ग्रोथ अच्छी होती दिखती है तो ईस्ट्राडियोल बढ़ेगा। अब ईस्ट्राडियोल बढ़ने से एक प्रॉब्लम होती है, यदि मैं कंट्रोल नहीं करूं तो एक प्रीमेच्योर LH सर्ज होता है। ये जो प्रीमेच्योर LH सर्ज है, ये कई बार इसके भीतर के अंडे को अफेक्ट करता है, जिसमें या तो वो GB में निकलेगा, या फिर वो M2 में निकलेगा, या पोस्ट मैच्योर निकलेगा। तो ईस्ट्राडियोल से एक इफ़ेक्ट ये पता चलता है कि फॉलिकल की ग्रोथ कैसी हो रही, तो हमको अंडे मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे, वो मेरा एंडोक्राइन का बाकी जो सिस्टम है, प्रोजेस्टेरोन का, LH का, उसको कंट्रोल करने से डिपेंड करता है। हमको M2 साइड
कितने मिलेंगे। दूसरी बात, E2 बढ़ने से एक पक्का अधिकतर होता है कि एग्स मिलेंगे, पर ऐसे भी होता है जिसमें कि पॉलीसिस्टिक ओवरी में यदि बहुत सारे फॉलिकल बन जाएं तो एग की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं रहती, तब भी हमको खूब सारे M2 साइट नहीं मिलते। अंडे तो मिलेंगे, GB मिलेगा, M1 मिलेगा, बट M2 कम मिलता है। तो M2 का जो oocyte है, अंडे बने तब तो M2 मिलेंगे। तो अंडे बने इसलिए ईस्ट्रेडियोल बढ़ रहा मतलब अंडे बन रहे, फॉलिकल बढ़ रहा मतलब अंडे बनेंगे, अंडे बनेंगे तो M2 के चांसेस बढ़ते हैं। अब M2 अच्छे मिले कि नहीं मिले मेरे एम्ब्रियोलॉजिस्ट को, वो मेरे पूरे साइकिल का एंडोक्राइन कंट्रोल के ऊपर निर्भर करता है। वो काफ़ी जटिल है, मैं इस खाली पूरे उसमें नहीं बता पाऊँगा। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ये आपने इंजेक्शन्स लगाने के बाद E2 कराया, कई बार आप जो रेगुलरली डे 2 में भी E2 करवाते हैं, तो वो E2 क्यों करवाते हैं? जब भी हम स्टार्ट करते हैं ये IVF साइकिल, हम दो चीज़ अधिकतर कराते हैं। मैं E2 यदि नहीं भी कराऊं तो P4 जरूर कराता हूँ। E2 कराने का मकसद ये है, मैं इसके साथ में FSH LH भी कराता हूँ। इनका करने का मकसद ये है कि जब भी कोई दौड़ लगाता है शाम को, तो दौड़ लगाने के लिए आपको उसके ऑन द मार्क्स आना चाहिए, तब जाके ये दौड़ ठीक मानी जाती है। इस जगह पे यदि मेरा ये हार्मोन का कंट्रोल ठीक नहीं रहा तो मैं जब उसको इंजेक्शन लगाऊंगा तो मुझे हो सकता है कि अच्छे अंडे ना मिले। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम रैंडम ओवेरियन स्टिमुलेशन करते हैं तब हम ये सब कुछ नहीं देखते, हम स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे ल्यूटियल फेज में होता है, वो एक अलग चीज़ है। बट जो प्लान्ड होता है उसमें हम E2 जरूर करा लेते हैं ताकि वो लेस देन 60 या लेस देन 100 तो नहीं, लेस देन 60 के आसपास रहे, तो कोई ग्रोइंग फॉलिकल नहीं है जो मेरे इस चीज़ को डिस्टर्ब करेगा। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत ही जटिल हार्मोन व्यवस्था है बॉडी में, जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं एट द टाइम ऑफ IVF। ये चीज़ें IUI में भी होती हैं, पर जितना आपका हार्मोन का कंट्रोल रहेगा, आपका IVF में अंडे बनने का संभावना और IVF में अंडे निकल के मैच्योर अंडे मिलने की संभावना वो बढ़ती है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कि AMH अच्छा रहता है, पर हम इंजेक्शन लगाने के बाद भी हमको अंडे अच्छे नहीं मिलते, नंबर भी कम रहता है, क्वालिटी भी ख़राब रहती है। ऐसे रेजिस्टेंट केसेस में फिर हम FSH LH रिसेप्टर को भी कराते हैं कि कहीं कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। ये चीज़ें ढूंढने का एक लिमिट है कि हम कहाँ तक ढूंढ सके प्रॉब्लम कहाँ है। यदि हमको उसमें कुछ प्रॉब्लम मिलती है देन हम प्रोटोकॉल भी चेंज करते हैं थोड़ा सा। तो ये एक, इसलिए मैं कहता हूँ कि IVF का जो ट्रीटमेंट है आप उसको समूह में नहीं कर सकते। बहुत सारे लेके इकट्ठा करेंगे तो आप उसको वन साइज फिट्स ऑल सब ऐसा नहीं होता, अधिकतर कस्टमाइज़ करना पड़ता है हर पेशेंट के साथ में। इसलिए जहाँ पर रेगुलर IVF होता है, एम्ब्रियोलॉजी होती है, ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र होता है, मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि हर एक पेशेंट का एक प्रोफाइल देखूँ, उस हिसाब से उसका, पर अधिकतर स्टिमुलेशन का तरीका एक जैसा होता है, पर कई बार इसमें थोड़ा चेंजेस करने पड़ते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि एक उसमें हौसला मिलता है, अच्छा लगता है। वैसे आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने और जुड़ने के लिए।